Hey friends, are you ready? 3, 2, 1. Welcome back to my channel. Subscribe my channel. टीचिंग एंड लर्निंग इन 21st सेंचुरी। देखा जाए तो पहले वक्त में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स नहीं थी, लेकिन 21वीं सदी में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं। और वो डेवलपमेंट्स कौन कौन सी है? फॉर एग्जांपल, मोर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। पहले देखा जाए तो लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती थी, लेकिन अब इस वक्त रिसर्च ज़्यादा हो रही है तो लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अब लोगों को लाइब्रेरी जाकर बुक्स रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो उन बुक्स को ऑनलाइन भी रीड कर सकते हैं। सोशल चेंज देखा जाए तो पुराने वक्तों में लोग जो है और तरीके से रहते थे, जैसे कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह, और फिर हमारे पेरेंट्स जो है उनका जो ज़माना था वो और था, और हमारा जो है इस वक्त और है, हमें और ज़्यादा सहूलियत मिल रही हैं। तो हमारे जो बच्चे होंगे वो भी एक डिफरेंट वर्ल्ड में वो रहेंगे, उनके लिए और ज़्यादा सहूलतें अवेलेबल होंगी। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे ही चेंजेस आती जा रही हैं, और हम लोग आहिस्ता आहिस्ता इन चेंजेस को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, इनको अडेप्ट करते जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम देखते जा रहे हैं कि कंट्रीज़ एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। जैसे कि अगर एक कंट्री है उसमें गंदम प्रोड्यूस नहीं हो रही तो वो किसी दूसरे मालिक से मंगवाता है। अगर वहाँ पर कुछ होता है, वहाँ पर किसी वजह से गंदम की पैदावार ज़्यादा नहीं होती, तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट दूसरे मालिक के ऊपर पड़ता है कि जो उसकी वीट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो कंट्रीज़ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। अगर एक कंट्री के साथ कुछ होता है तो उसका असर डायरेक्टली दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर भी पड़ता है। डिस्कोर्स इस वक्त हम देख सकते हैं कि हमारा जो मैस मीडिया है वो हमें कुछ जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उनकी जो गुफ्तगू शुनीदा है उसके बारे में दिखा रहा होता है कि कौन सा सहाफ़ी जो किसके बारे में क्या गुफ्तगू करता है और उसकी क्या राय है। और ऐसा पहले कभी भी नहीं होता था, तो अब जो है ये वाली चीज़ें तो हम लोग उनको देखकर खुद भी अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। सिर्फ हम उनकी जो व्यूज़ हैं उसी के ऊपर ही डिपेंड नहीं करते। बैंकिंग मॉडल पहले ये समझा जाता था कि स्टूडेंट जो है एक बैंक है और टीचर जो है उसमें जो इल्म है उसको जमा करता रहता है, और जब सारा इल्म उसमें जमा हो जाता है तो फिर हम उस बंदे को कह देते हैं कि ये एजुकेटेड है। तो अब जो है इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो अब स्टूडेंट सिर्फ ये नहीं सीखते कि बस उन्हें ये वाला नॉलेज मिल जाए, ये मिल जाए तो बस, अगर सारा नॉलेज मिल गया तो वो अब कंप्लीट हो गया है। नहीं, अब इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं किया जाता। अब इस चीज़ पे फोकस किया जाता है कि स्टूडेंट्स को जो नॉलेज दिया जा रहा है, स्टूडेंट उसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं, उसकी कैसे प्रोसेसिंग कर रहे हैं। जैसे कि सब रिसर्च लोगों जो है वो करते हैं। तो पहले लोग जो है किताब के चांदे के अल्फाज जो उन्हीं को ही रटते थे, रट्टा वगैरह लगाते थे उन्हीं को ही, उसी के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करते कि मुझे ये बुक आती है, मुझे फ़लाँ बुक आती है। तो लोग उसको बड़ा अच्छा समझते थे कि इसको ये आता है वो आता है। लेकिन अब लोग इस चीज़ को ज़्यादा जो है फोकियत इसको नहीं देते। उनको यह है कि ये बंदा आगे रिसर्च करे, सिर्फ ये नहीं कि इसके पास नॉलेज है तो उसके पास सब कुछ है। नहीं, वो अपने उस नॉलेज को भी यूटिलाइज़ करे, उसको एनालाइज करे, उसकी प्रोसेसिंग करे। कोऑपरेटिव टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज़। कोऑपरेटिव टीचिंग किसे कहते हैं? कोऑपरेटिव टीचिंग बेसिकली एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें हम स्टूडेंट्स का ग्रुप बना देते हैं। जिन स्टूडेंट्स का हम ग्रुप बना देते हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स को हम उसमें सेलेक्ट करते हैं जिनकी लर्निंग जो एबिलिटीज़ हैं वो डिफरेंट हो। तो हर एक स्टूडेंट को इसमें लेवल डिफरेंट होना ज़रूरी है। हम स्टूडेंट का ग्रुप बना देते हैं, फिर स्टूडेंट्स जो आपस में एक दूसरे के साथ ग्रुप स्टडी करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की लर्निंग स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं। अब इस टॉपिक के अंदर हम लोग किन किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसमें आता है कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, पर्पस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, मॉडल्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग एंड रोल ऑफ टीचर इन कोऑपरेटिव लर्निंग। नाउ लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग की एक नहीं बल्कि कई इसकी डेफिनेशंस हैं, लेकिन जो हायर एजुकेशन में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डेविड और रोजर की यूज़ की जाती है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा के अंदर प्रोफेसर था। तो वो कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में क्या कहता है? वो कहता है कि कोऑपरेटिव लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम स्टूडेंट्स को एक जो है ग्रुप उनका बना देते हैं, तो वो एक एज अ टीम जो है स्टूडेंट उसमें काम करते हैं, और उनका एक कॉमन गोल होता है और वो उसको अचीव करते हैं, और वो उस कॉमन गोल को अचीव करते हैं, और वो भी अंडर विच कंडीशंस। तो यहाँ पर उसने वो वाली कंडीशंस बताई हैं जिसके अंदर फॉलोइंग जो है एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे कि इसमें पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस है, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी है, फेस टू फेस इंटरेक्शन है, इसके अलावा कोलैबोरेटिव स्किल्स और फिर ग्रुप प्रोसेसिंग है। सबसे पहले पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस का क्या मतलब है? कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना। अब ग्रुप के मेंबर एज अ होल, एज अ टीम काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। हर एक स्टूडेंट ने अपना काम अपने हिस्से का डिवाइड किया होता है। तो अगर एक स्टूडेंट अपने हिस्से का काम नहीं करता तो सभी लोग जो है उससे जो है इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा, और वो अपना काम सही से नहीं कर पाएंगे। इसके बाद है इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। अब जैसे कि ग्रुप का वर्क उन्होंने डिवाइड किया हुआ है, तो हर एक बंदा अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो इसका भी जवाब देगा कि उसने अपना फ़लाँ काम जो है क्यों नहीं किया और किस रीज़न की वजह से नहीं किया। इसके बाद है फेस टू फेस इंटरेक्शन। अब ग्रुप के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ग्रुप के अंदर कलेक्टिवली काम कर रहे हैं, तो उनका फेस टू फेस इंटरेक्शन भी होता है।
कोलैबोरेटिव स्किल्स। अब ग्रुप में स्टूडेंट्स काम करते हैं तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो स्किल्स हैं उनको यूज़ करते हैं ताकि वो नॉलेज को ज़्यादा गेन कर सकें। ग्रुप प्रोसेसिंग। अब टीम के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सभी अपना टास्क जो है उस पहले अपना कॉमन गोल डिफाइन कर लेते हैं, ये उनका गोल है, इसको अचीव करना है और इसके लिए कौन कौन से टास्क होंगे। फिर वो वाले टास्क को हर किसी के हिस्से में डाल देते हैं कि तुम्हारे इसमें इतने काम है, फ़लाँ के हिस्से में इतने काम है। और फिर बाद में वो देखते हैं ग्रुप की प्रोसेसिंग कि किस बंदे ने कितना काम अपना किया है और कितना अच्छे से किया है। और फिर वो ये जज करते हैं कि एज अ टीम क्या हुआ कि वो सभी लोग मिलजुल कर एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं या नहीं। कोऑपरेटिव लर्निंग का क्या फ़ायदा होता है। कोऑपरेटिव लर्निंग से जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लर्निंग प्रमोट होती है, उनकी जो एकेडमिक अचीवमेंट है ये भी इंक्रीज़ होती है, स्टूडेंट की रिटेंशन इंक्रीज़ होती है, स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को सही से सीख सकते हैं और स्टूडेंट जो भी सीख रहे होते हैं उसके साथ भी वो सेटिस्फाइड होते हैं। और जैसे कि वहाँ पर स्टूडेंट जो एक दूसरे को समझाएंगे भी ग्रुप के अंदर, तो इससे उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेटर होंगी और उनकी जो सोशल स्किल्स होगी वो भी बेटर हो जाएंगी। इससे स्टूडेंट कोई जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो भी प्रमोट होती है। अब जैसे कि ग्रुप के अंदर स्टूडेंट्स जो है कुछ क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस पोज करते हैं तो दूसरों के जहन में भी आइडिया आता है कि वो भी कुछ ना कुछ सवालात वगैरह पूछें। पर्पस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। इस टॉपिक में हमने देखना है कि कोऑपरेटिव लर्निंग को हमेशा क्यों रेकमेंड किया जाता है, कोऑपरेटिव लर्निंग की क्या इंपॉर्टेंस है और कोऑपरेटिव लर्निंग का क्या पर्पस है। कोऑपरेटिव लर्निंग से जैसे कि हमें पता है कि स्टूडेंट एक दूसरे के साथ ग्रुप में इकट्ठे मिलकर काम करते हैं तो वो जो भी उनके टास्क होते हैं उसमें वो एक्टिवली इंगेज होते हैं, तो इससे स्टूडेंट की एक्टिव लर्निंग होती है, एक्टिव उनकी पार्टिसिपेशन होती है। फिर स्टूडेंट एक दूसरे से सवालात वगैरह पूछते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं अगर किसी को नहीं आता और इस तरह वो उनको सपोर्ट भी करते हैं। और कोऑपरेटिव लर्निंग में जब वो एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, जब डिस्कशन करते हैं, तो इससे सिर्फ वो कोई एक ही जो नॉलेज है उसके टॉपिक तक लिमिटेड नहीं रहते बल्कि काफ़ी ज़्यादा नॉलेज तब जनरेट होता है और काफ़ी ज़्यादा उनकी डिस्कशन होती है। कोऑपरेटिव लर्निंग से स्टूडेंट सिर्फ लर्न ही नहीं करते, ना ही वो किसी चीज़ को मेमोराइज़ करते हैं, बल्कि इससे उनकी जो कोऑपरेटिव थिंकिंग स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव होती हैं। इसके बाद हमने देखना है कि मेजर आउटकम्स कौन कौन से होते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग के। कोऑपरेटिव लर्निंग के मेजर आउटकम्स हमने देखने हैं लर्निंग में, सोशल डेवलपमेंट में और थर्ड यहाँ पर हमने देखना है कम्युनिकेशन के अंदर। लर्निंग के अंदर कोऑपरेटिव लर्निंग का क्या फ़ायदा होता है। कोऑपरेटिव लर्निंग से ये तो लर्निंग का मतलब ये होता है ना कि सीखना है, कि इससे स्टूडेंट की जो एकेडमिक लर्निंग है वो बढ़ जाती है, उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है वो इंक्रीज़ होती है, स्टूडेंट की रिटेंशन बढ़ जाती है और स्टूडेंट जो है ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं सीखने के लिए, उनका दिल करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और फिर स्टूडेंट जो है सेटिस्फाइड होते हैं इस मेथड से। सोशल डेवलपमेंट। इससे स्टूडेंट का जो बिहेवियर होता है कि क्लास के अंदर वो दूसरों के साथ बदतमीज़ी करें, शोर करें या दूसरे लोगों को डिसरप्ट करें, तो ये वाली चीज़ें कम हो जाती है। उनकी जो सोशल डेवलपमेंट है वो भी इम्प्रूव होती है, उनका अपने जो दोस्तों के साथ रिलेशनशिप है वो भी डेवलप होता है। इससे स्टूडेंट की जो सेल्फ स्टीम है वो प्रमोट होती है और स्टूडेंट अपनी जो सोशल स्किल्स हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के अंदर यही आता है कि बातचीत वगैरह, तो इससे स्टूडेंट जैसे कि एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो इससे उन्हें पता चलता है कि उन्होंने कैसे बात करनी है, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को उन्हें कैसे कंसिडर करना है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग से देखा जाए तो स्टूडेंट की ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती हैं। मॉडल्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। इसके अंदर हमने देखना है कि स्टूडेंट कोऑपरेटिव लर्निंग में कैसे सीखते हैं, ऐसी कौन सी वो टेक्निक्स को यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए वो सीख सकते हैं। इसमें आता है जिग्सा मॉडल, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन, नंबर हेड्स टुगेदर, थिंक, पेयर एंड शेयर। सबसे पहले है जिग्सा मॉडल। जिग्सा मॉडल किसे कहते हैं। इस मॉडल के अंदर स्टूडेंट जो है अपने दो ग्रुप्स बना लेते हैं, एक को बोलते हैं लर्निंग ग्रुप, दूसरे को बोलते हैं रिसर्च टीम। लर्निंग ग्रुप के अंदर स्टूडेंट को बताया जाता है कि उनका ये गोल है, जैसे कि अगर कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है, स्टूडेंट ने सोच लिया कि हमने उसके ऊपर डिस्कशन करनी है, उसको डिस्कस करना है, तो अब यहाँ पर स्टूडेंट अपने उस लर्निंग गोल को डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि अगर 4 स्टूडेंट होंगे तो हर एक के हिस्से में एक एक काम आ जाएगा, तो अब हर स्टूडेंट अपने उस टॉपिक को लेकर जो है रिसर्च टीम के अंदर इंटर हो जाता है और फिर जो है वो लाइब्रेरी के ज़रिए रिसर्च करेगा, किसी गूगल वगैरह को यूज़ करेगा या किसी एक्सपर्ट से पूछेगा या किसी अपने टीचर वगैरह से पूछ लेगा और उसके रिलेटेड जितना भी डेटा वगैरह है, नॉलेज होता है, उसको अपना वो इकट्ठा कर लेता है। इकट्ठा करने के बाद अपने वो उस वाले काम को फिर दोबारा अपने लर्निंग ग्रुप के अंदर जाएगा और वहाँ पर शेयर करेगा, बताएगा कि ये कुछ जो है उसने सर्च किया है और इसके रिलेटेड ये कुछ उससे जो है नॉलेज मिला है। इसके बाद आता है ग्रुप इन्वेस्टिगेशन। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल ऐसे समझे जैसे प्रेजेंटेशन होती है। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन में आपने सभी कुछ प्रेजेंटेशन के रिलेटेड ही लिखना है। इसमें ये होता है कि टीचर क्लास के अंदर आया, उसने बच्चों को एक टॉपिक जो है उसका थोड़ा बहुत इंट्रो दे दिया। जैसे कि टीचर क्लास में आया, उसने क्लाइमेट चेंज के ऊपर बच्चों को इंट्रो दिया। इंट्रो देने के बाद बच्चों को अब अलाउ किया कि अब आप लोग आपस में इसके सब टॉपिक्स को डिटरमिन करें कौन कौन से हो सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड सोचेंगे, उनके जहन में वाटर का कॉन्सेप्ट आता है, सॉइल का कॉन्सेप्ट आता है, ग्लोबल वार्मिंग का आता है। इस किस्म की सारी चीज़ें जो है बच्चे नॉलेज को एक्यूमुलेट करेंगे। वो कहेंगे कि ये वाले कॉन्सेप्ट जो हैं इस क्लाइमेट चेंज के साथ इनका ताल्लुक है। फिर टीचर कहेगा कि बच्चों ने अब जैसे कि क्लास के अंदर अगर 4 ग्रुप है और बच्चों ने वाटर, सॉइल और किसी ने बोला उसके अंदर के ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर,
और एक बच्चे ने जो है ग्रीन जो हाउस है उसके ऊपर बात की है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर। तो अब टीचर हर एक ग्रुप को एक एक टॉपिक दे देगा, किसी को सॉइल का, किसी को वाटर का, एक को जो है उसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग का और एक बच्चे को ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर दे देगा। अब जैसे कि ग्रुप है उसको जो है देखा जाए तो ग्रीन हाउस का टॉपिक मिल गया है, तो इस ग्रुप के अंदर जितने भी 4 मेंबर्स होंगे तो वो अब मज़ीद जो है जो उनको टॉपिक मिला है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, वो उसको मज़ीद फर्दर उसको डिवाइड कर लेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर उन्होंने क्या क्या लिखना है। अब वो हर एक ग्रुप अपने उस पर्टिकुलर टॉपिक को प्रिपेयर करेगा। प्रिपेयर करने के बाद अगले दिन वो क्लास में जाएंगे और एक ग्रुप जो है अपना जो भी उसको टॉपिक मिला था वो उसको प्रेजेंट करेगा, उसके मेंबर्स उसको प्रेजेंट करेंगे और इस तरह फर्दर जो है दूसरे ग्रुप्स भी प्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह वो अपने नॉलेज को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। नंबर्ड हेड्स टुगेदर, इसके अंदर स्टूडेंट्स के ग्रुप बना लिए जाते हैं और स्टूडेंट को वहाँ पर नंबर अलॉट किए जाते हैं। जैसे कि अगर एक ग्रुप के अंदर 4 स्टूडेंट है तो एक को 1 नंबर, दूसरे को 2, तीसरे को तीसरा और चौथे को चौथा नंबर मिलेगा। तो टीचर जो है फिर एक क्वेश्चन पूछता है और फिर कहता है कि मुझे जो है नंबर 3 वाला बच्चा ये वाला जवाब बताए। तो फिर स्टूडेंट जो आपस में डिस्कशन करते हैं, फिर नंबर 3 वाला स्टूडेंट जो है वो रिस्पॉन्ड करता है टीचर को और बताता है कि ये इसका आंसर है। नेक्स्ट टेक्निक है इसमें थिंक, पेयर एंड शेयर। यहाँ पर टीचर जो है स्टूडेंट्स जो है एक दूसरे के साथ ग्रुप बना लेते हैं, जैसे 2-2 का, जैसे कि वो पार्टनर एक दूसरे के साथ बन जाते हैं एज अ पार्टनर। टीचर कोई क्वेश्चन वगैरह बच्चों से पूछता है, बच्चे उस क्वेश्चंस को एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं और फिर टीचर जो है पूछता है कि कौन मुझे जो है इसका जवाब देगा। तो फिर एक स्टूडेंट जो है उसके जो भी उसका पार्टनर होता है वो खड़ा होकर बताता है कि टीचर इसका ये आंसर है। फिर इसके बाद टीचर पूछती है और बच्चों से भी, तो जिनके सिमिलर आंसर्स होंगे वो सभी जैसे खड़े हो गए हैं और टीचर ने बताया कि इनके सही है तो वो वाले बच्चे बैठ जाएँ, वो वाले बैठ जाएंगे, बाकी जो है वो वहाँ पर खड़े रहेंगे। रोल ऑफ टीचर इन कोऑपरेटिव लर्निंग। अब सारा का सारा जो किरदार है वो सिर्फ स्टूडेंट का ही नहीं होता बल्कि टीचर के ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कोऑपरेटिव लर्निंग में। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं, जैसे कि टीचर सबसे पहले स्टूडेंट को बताएगा कोऑपरेटिव लर्निंग में उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए स्टूडेंट कौन कौन सी स्किल्स को यूज़ करेंगे। इसके बाद टीचर ये डिसाइड करता है कि ग्रुप का साइज़ कितना होगा, यानी कि हर एक ग्रुप के अंदर 4 स्टूडेंट होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, ये कितने स्टूडेंट का मिलकर हम लोग ग्रुप बनाएंगे। इसके अलावा फिर टीचर बताता है कि कौन से स्टूडेंट कौन से ग्रुप में जाएंगे और हर एक स्टूडेंट को भी एक रोल देता है कि ग्रुप के अंदर उसने कौन सा काम करना है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स जो है वहाँ पर रिकॉर्डिंग का काम करेंगे, कुछ रीडर और कुछ जो है मटेरियल को हैंडल करेंगे, कुछ ने मटेरियल की कलेक्शन वगैरह करनी है और कुछ जो है ग्रुप के अंदर किस किस्म का काम हुआ है उसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे, यानी कि उनको एज अ रिपोर्टर काम दिया जाएगा। टीचर क्लास के अंदर मौजूद जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कोऑपरेटिव लर्निंग में होते हैं उन सबके बिहेवियर को भी नोट करता है कि इसका बिहेवियर एक दूसरे के साथ कैसा है। फिर देखता है स्टूडेंट ने गुड कम्युनिकेशन स्किल्स भी यूज़ की हैं या नहीं। डिस्कशन एंड डिबेट्स, डिस्कशन और डिबेट्स भी नॉलेज का एक सोर्स है। यहाँ पर इस टॉपिक में हमने डिस्कस करना है डिस्कशन और डिबेट्स के क्या बेनिफिट्स होते हैं और स्टूडेंट्स डायलॉग को कैसे प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा जो डायलॉग और डिस्कशन के लिए जो टेक्निक्स होती हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम डिबेट्स के बेनिफिट्स देख लेते हैं। डिबेट्स के बेनिफिट्स ये हैं कि स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं तो इससे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वो प्रमोट होती हैं, इनोवेटिव थिंकिंग प्रमोट होती है। इससे स्टूडेंट को पता चलता है कि उन्होंने अपने आइडियाज़ को कैसे डेवलप करना है। स्टूडेंट को ये पता चलता है कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन को कैसे सिंथेसाइज करना है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं जितने भी न्यू कॉन्सेप्ट्स आते हैं उनके साथ भी वो सेटिस्फाइड होते हैं कि ये न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं। डिबेट से स्टूडेंट्स को पता चलता है कि दूसरे जो लोग हैं जो उनका इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो इस चीज़ के बारे में कैसे सोचते हैं। इससे स्टूडेंट की जो एबिलिटी होती है कि वो दूसरों को अंडरस्टैंड करें ये भी इम्प्रूव होती है। इससे स्टूडेंट अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। डिबेट से स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है। इसके बाद हमने देखना है प्लानिंग द डायलॉग। डायलॉग को प्लानिंग करते हुए उसकी कौन सी बातों को जहन नशीन करना चाहिए या कौन से स्टेप्स हैं इसको प्रिपेयर करने के लिए। सबसे पहले इसका स्टेप है इस्टेब्लिश गोल्स। सबसे पहले स्टूडेंट को ये बताना चाहिए कि इस डिस्कशन से उन्हें वो बच्चे क्या सीखेंगे और उनका बेसिक गोल जो है वो क्या होगा। सेकंड है यहाँ पर कम्युनिकेट। कम्युनिकेट में आपने अपने स्टूडेंट को ये बताना है कि आप अपने स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट इस डिस्कशन के दौरान क्या कुछ सीखें। तो ये जो है आप अपने अगर स्टूडेंट का जो है ग्रुप बना है तो आप ग्रुप में भी उनको बता सकते हैं और उसको इंडिविजुअली भी बता सकते हैं। थर्ड स्टेप है इसमें समराइज़ की पॉइंट्स। डिस्कशन जो डिबेट्स हैं आपने डिस्कशन कर लिया स्टूडेंट ने, तो उसके एंड पर आपने जो की पॉइंट्स होते हैं उनको समराइज़ करना है और स्टूडेंट को बताना है। डेवलपिंग का क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजी, यहाँ पर आप मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस वगैरह बनाएंगे और ड्यूरिंग डिस्कशन जो है स्टूडेंट से पूछ सकते हैं ताकि उनका जो प्रीवियस नॉलेज है उस टॉपिक के ऊपर उसको रिकॉल करवाने के लिए।
कोरियोग्राफिंग ग्रुप डायनामिक्स, इसके अंदर हमने ये देखना है कि अब स्टूडेंट जो है वो डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्लास का जो एटमॉस्फेयर है वो अच्छा होना चाहिए, जिसमें स्टूडेंट जो है अपने ओपिनियन के लिए भी खुद को सिक्योर फील कर सकें। तो इसलिए हमने जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताना है कि क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं आप उनके भी नेम वगैरह याद करें, और जब भी आप उनको कोई कमेंट वगैरह करें तो उनका जो है नाम बताकर आप करें। तो स्टूडेंट जो है उनकी क्लास के साथ जो बॉन्डिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। इन्वॉल्विंग द होल क्लास, सिर्फ ये नहीं कि चंद एक स्टूडेंट से आप क्वेश्चन करें, बल्कि स्टूडेंट को अगर उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो आप वो वाला क्वेश्चन अपनी पूरी क्लास से भी कर सकते हैं, और उनको भी कोई 30 सेकंड दें क्वेश्चन पूछने के बाद, और फिर देखें कि कौन से स्टूडेंट को उसका आंसर आता है और नहीं। इस टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट है टाइप्स ऑफ इन क्लासरूम डिबेटिंग टेक्निक्स। क्लासरूम के अंदर डिबेटिंग टेक्निक्स कौन कौन सी, इसमें आती है 4 कॉर्नर डिबेट्स, रोल प्लेइंग डिबेट्स है, फिश बॉल डिबेट्स है, थिंक पेयर एंड शेयर डिबेट्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग डिबेट्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं 4 कॉर्नर डिबेट्स किसे कहते हैं। अब क्लास है उसके 4 कोने होते हैं ना, तो हमने एक कोने को लेबल कर लिया स्ट्रॉन्गली एग्री, दूसरे को लेबल किया एग्री, तीसरे को कर दिया कि ये डिसएग्री वाला कॉर्नर है, और चौथे को बता दिया कि ये है स्ट्रॉन्गली डिसएग्री वाला कॉर्नर। अब क्लास के अंदर जैसे कि टीचर है वो आया है, उसने स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन पूछा और उनसे उनकी ये राय पूछी कि अब उन्होंने आंसर क्या करना है, या तो स्ट्रॉन्गली एग्री में, या फिर एग्री में, या डिसएग्री, या फिर स्ट्रॉन्गली डिसएग्री में। अब क्लास के चारों कॉर्नर्स पर ये लिखा हुआ है कि हर एक का अपना एक स्पेसिफाई जो है कॉर्नर है, कि एक स्ट्रॉन्गली एग्री वाला, दूसरा एग्री, तीसरा डिसएग्री और चौथा है स्ट्रॉन्गली डिसएग्री का। अब टीचर स्टूडेंट से पूछेगा कि अब आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है कि आप मेरी इस बात से स्ट्रॉन्गली एग्री करते हैं, या फिर आप सिर्फ एग्री करते हैं, डिसएग्री, या फिर स्ट्रॉन्गली डिसएग्री करते हैं। अब वो स्टूडेंट जो कि स्ट्रॉन्गली एग्री करेगा वो स्ट्रॉन्गली एग्री वाले कॉर्नर में चला जाएगा, जो एग्री करते होंगे वो एग्री वाले कॉर्नर में चले जाएंगे, जो डिसएग्री करते हैं टीचर की बात से वो डिसएग्री वाले कॉर्नर में चले जाएंगे, जो स्ट्रॉन्गली डिसएग्री करते हैं वो स्ट्रॉन्गली डिसएग्री वाले कॉर्नर में चले जाएंगे। अब सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो चले गए हैं कॉर्नर्स के अंदर, तो अब टीचर जो है स्ट्रॉन्गली जो एग्री वाले स्टूडेंट है उनसे पूछेगा उस कॉर्नर में जो स्टूडेंट्स होंगे कि हाँ जी आप मुझे ये रीज़न बताएं कि आप मेरी इस बात से स्ट्रॉन्गली एग्री क्यों करते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पर पेश करें। इसके बाद एग्री जिन्होंने किया था उन वो वाले कॉर्नर वाले बच्चों से पूछेंगे, फिर डिसएग्री वाले कॉर्नर में जितने बच्चे होंगे उनसे पूछेंगे, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री वाले फिर कॉर्नर वाले बच्चों से पूछेंगे। तो सभी स्टूडेंट जो है हर एक कॉर्नर में मौजूद अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू को बताएगा कि वो टीचर की उस स्टेटमेंट से एग्री क्यों करते हैं, डिसएग्री क्यों करते हैं, वो उसकी रीज़न बताएंगे। और बाद में स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज भी हो सकता है, जब क्लास के अंदर इस तरह से डिस्कशन होती है तो स्टूडेंट उसके अकॉर्डिंग अपना जो कॉर्नर्स हैं फिर उसको भी चेंज कर सकते हैं। रोल प्ले, इसके बाद आ गया रोल प्ले डिबेट्स। इसके अंदर स्टूडेंट जो है मुख्तलिफ़ किस्म के रोल्स प्ले करते हैं, जैसे कि किरदार अदा करते हैं। अगर किसी किस्म के डॉक्टर का कोई जैसे कि डिजीज़ के ऊपर है तो एक जो है उसमें डॉक्टर बन जाएगा, दूसरा पेशेंट बन जाएगा, और इस तरह अगर जो है लॉयर और जज का कोई होगा तो इस तरह कोई लॉयर बन जाएगा, कोई जज बन जाएगा, और अगर किसी पर्टिकुलर ड्रामा वगैरह के ऊपर होगा तो स्टूडेंट उस किस्म के रोल्स ले लेंगे। नेक्स्ट है फिश बॉल डिबेट्स। फिश बॉल डिबेट्स के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर चेयर्स को सर्कुलर पैटर्न यानी कि दायरे के अंदर उसको अरेंज कर दिया जाता है, बाद में स्टूडेंट्स जो है उन चेयर्स के ऊपर बैठ जाते हैं, और अब उन स्टूडेंट की डिस्कशन होगी, और वो भी किस तरीके से कि वो जो सर्कल है उसके सेंटर में भी कुछ चेयर्स पड़ी होंगी और वहाँ पर कुछ लोग बैठे होंगे जो कि स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे और स्टूडेंट जो है उसको आंसर करेंगे। इसके बाद आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग डिबेट्स। यहाँ पर स्टूडेंट किसी प्रॉब्लम को ले लेते हैं और फिर उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं इसकी क्या बेसिक रीजंस हैं, तो स्टूडेंट इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं।